हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2008 की रोमांटिक ड्रामा मूवी द रीडर को। ए देर फोर्सेलर नाम के जर्मन नोवेल के ऊपर आधारित है और मूवी भी पूरा जर्मनी में ही बेस्ड है। तो बिना देरी किए कहानी के तरफ आगे बढ़ते हैं। मूवी स्टार्ट होता है साल 1995 बर्लिन में, जहाँ पे हम वेल ग्रूम्ड माइकल को देख सकते हैं, जो एक महिला जिसके साथ उसने रात बिताया था उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। कहानी का मेन किरदार में से एक माइकल है, जिसका अपने से बड़ी उम्र वाली एक महिला के साथ अफेयर चलता है। अब वो कैसे क्या होता है वो सब आगे स्टोरी में डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए ये दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब हम फ्लैशबैक देख सकते हैं और चल रहा है साल 1958। एक रेनी विंटर डे में हम माइकल को युवा अवस्था में देख सकते हैं और वो ट्रैम में ट्रैवल कर रहा है। माइकल थोड़ा बीमार भी दिख रहा है। वो ट्रैम से उतर जाता है और रास्ते में भटकते हुए चलने लग रहा होता है। वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के नजदीकी वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है। एना स्मिथ फरिश्ते की तरह वहां पहुंच जाती है, जो कि एक ट्रैम कंडक्टर है। एना माइकल का मदद करती है ताकि वो अच्छे से घर पहुंच जाए और खुद का अच्छे से देखभाल करने के लिए भी आग्रह करती है। माइकल को स्कारलेट फीवर हो गया था और अभी इसको 3 महीने रेस्ट करना होगा, वो भी कंप्लीट आइसोलेशन में। उसके पास कुछ करने को नहीं होता तो वो अपने स्टैम्प्स कलेक्शन को चेक करके टाइम पास करने लगता है। जब वो ठीक हो जाता है वो हेना के बिल्डिंग में एक फ्लावर बुके लेके थैंक्स बोलने के लिए चले जाता है। हेना फ्लावर एक्सेप्ट करती है और कह रही है उसको काम में जाना है, तो साथ में बाहर निकलते हैं। माइकल वेट करने लगता है और छिप छिप के हेना को ड्रेस चेंज करते हुए देख रहा होता है। जैसे ही हेना उसको पकड़ लेती है, शर्म के मारे माइकल वहां से निकल के भाग जाता है। माइकल हेना को ट्रैम में भी पीछा करने लगता है और यहाँ पे भी छिप छिप के देख रहा होता है। कुछ दिन बाद माइकल हेना से माफी मांगने चला आता है। हेना उससे एक बाल्टी कोयला भरवाती है और ऐसे बिहेव कर रही है जैसे दोनों के बीच कोई भी ऑकवर्डनेस नहीं है। माइकल कोल के कारण गंदा हो जाता है तो हेना उसको नहाने के लिए आग्रह करती है। वो उसके लिए बाथ तैयार कर देती है और सेक्सुअली लुभाने की भी कोशिश कर रही है। जैसे ही वो नहा के निकलता है, हेना उसको कपड़ा चेंज करने में मदद करती है और अभी इस पॉइंट में दोनों नंगे हैं और जाहिर सी बात है दोनों के बीच सेक्सुअल टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। भले ही माइकल हेना से उम्र में काफी छोटा हो, उससे हेना को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो उसको सेक्स के लिए इनकरेज कर रही है। हेना उसको सिखा भी रही है कि कैसे क्या किया जाता है और अब यहाँ से दोनों के बीच एक इलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। माइकल घर में खाना खाते समय भी बिना उस इंसिडेंट को याद किए बिना रह नहीं पाता और मन ही मन खुशी से मुस्कुरा रहा होता है। अब माइकल का एक डेली रूटीन ही बन जाता है। जैसे ही उसका स्कूल खत्म हो जाता, वो सीधा दौड़ते हुए हेना के पास पहुंच जाता और दोनों एक दूसरे से रंपी पंपी करते। अभी तक दोनों को एक दूसरे का नाम भी पता नहीं था, तो ये नाम भी एक्सचेंज कर लेते हैं और शायद इन लोगों का रुकने का कोई भी इरादा नहीं है। माइकल लिटरेचर और लैंग्वेजेस का पढ़ाई कर रहा था तो उसको बुक्स के बारे में काफी नॉलेज था। एक बार सेक्स के बाद हेना कहती है वो उसको किसी बुक से कुछ पढ़ के सुनाए, जो माइकल सुनाता है और हेना इसको पढ़ते हुए सुन के काफी एंजॉय करती है। माइकल को अब फील होने लग गया था अब शायद वो ग्रोन मैन बन चुका है। एक बार वो हेना को मिलने ट्रैम में चले जाता है जहाँ पे वो काम कर रही होती है, लेकिन हेना उससे छोटी सी बात में झगड़ने लगती है और कहती है वो दूसरे डिब्बे में चढ़ा ही क्यों, उसको सीधा हेना के पास जाना चाहिए था। माइकल रोने लगता है और कहता है उसका पहले कभी भी किसी महिला के साथ रिलेशन नहीं बना और उसको हेना से दूर होने का सोचने में भी घबराहट होने लगती है। इससे एक क्लियर होता है माइकल पूरा इन्वेस्टेड हो चुका है और प्यार में कंप्लीटली पड़ चुका है। हेना शांत हो जाती है और माइकल फटाफट कपड़े उतारने लगता है रंपी पंपी के लिए, लेकिन हेना कहती है अब आगे से पहले तुम मुझे कुछ पढ़ के सुनाओगे, उसके बाद ही हम लोग वो सब कुछ करेंगे। यहाँ पे एक क्लियर होता है हेना को माइकल द्वारा नैरेट किए हुए कहानी सुनने में काफी मजा आता था, तो मेरे को लगता है शायद इसीलिए मूवी का नाम भी द रीडर है। होता भी ऐसा ही है, वो हेना को अलग अलग बुक पढ़ के सुनाता है, कभी ट्रेजेडीज, कभी फनी, कभी लव स्टोरी तो कभी कुछ,
और कहानी या बुक सुनने के बाद दोनों सेक्स करते थे। दोनों ही इस रिलेशन से काफी खुश थे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों कहीं जाने का प्लान करते हैं जहाँ पे वो लोग बिना किसी से डरे आसानी से घूम फिर सके और अपने प्यार को ओपनली डिस्प्ले कर सके। ये सब के लिए माइकल अपने स्टैम्प कलेक्शन को बेच के थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेता है। दोनों आजाद पंछी के तरह कंट्री साइड में साइकिलिंग करने लगते हैं और मजे से घूम फिर रहे होते हैं। माइकल अपने उम्र के लड़कियों से भी ज्यादा क्लोज नहीं होता, भले ही दूसरे एंड से कोई इंटरेस्टेड हो। माइकल अभी भी हेना को बुक्स पढ़ के सुना रहा होता है और अभी ये पढ़ रहा है द लेडी विद द डॉग और ये होने वाला है इसका लास्ट बुक। ऐसा इसलिए क्योंकि हेना का प्रमोशन हो जाता है, तो अभी ये ऑफिस में काम करेगी, ना कि ट्रेन में। इससे अब दोनों पहले की तरह नहीं मिल पाएंगे। हेना अपसेट थी इसलिए वो माइकल से झगड़ती है। अभी तक तो हमें भी ये रियलाइज हो चुका है, भले ही दोनों जितना भी झगड़े आखिर में वो लोग एक दूसरे को तो चाहते ही है और फिर से एक लास्ट टाइम दोनों सेक्स करते हैं। इसके पश्चात हेना माइकल को बिना बाय बोले बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। माइकल हेना को ढूंढते हुए अपार्टमेंट में पहुंचता है, लेकिन उसको वहां पे सब खाली खाली दिखाई देता है। हेना का ऐसे अचानक से गायब हो जाने से उसका दिल टूट जाता है और वो काफी सैड लगता है। 8 साल बाद अब 1966 में माइकल 23 साल का हो गया है और अभी ये हाइडलबर्ग लॉ स्कूल में पढ़ाई करता है। अब यहाँ पे आने वाला है कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। माइकल प्रोफेसर रॉल के अंडर एक स्पेशल सेमिनार का हिस्सा है जहाँ पे ये लोग एक रियल केस को ऑब्जर्व करेंगे। केस ये था कि जर्मनी में एक टाइम में एसएस गार्ड्स हुआ करते थे नाजी जर्मनी के अंडर। अब ये एसएस गार्ड्स क्या है वो आप लोग इंटरनेट में डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ स्टोरी को फॉलो करना चाहूंगा। उस टाइम में कई कंसंट्रेशन कैंप्स हुआ करता था और एसएस गार्ड्स उन सब का रखवाली करते थे। यहाँ पे अभी जो बहस चल रहा है वो ऐसे 6 महिलाओं के ऊपर चल रहा है जिन्होंने कम से कम 300 लोगों को मरने दिया जानबूझ के किसी आगजनी में। अब हैरानी की बात यह है दोषी में से एक थी हेना स्मिथ। माइकल हेना का आवाज सुनते ही उसे पहचान जाता है और काफी शॉक लगता है। इस कोर्ट इंसिडेंट के बाद माइकल खुद को बाकियों से अलग रखता है और अकेले रहने में ही रुचि रखता है। कोर्ट में टेस्टिमनी और एविडेंस के तौर में पेश था एक बुक और एक जूइश महिला जो उसके माँ के साथ कंसंट्रेशन कैंप में रहा करते थे, जो आगजनी में बच गए थे और बुक भी उसी ने ही लिखा है। इलेना जिसने बुक लिखा था वो टेस्टिफाई कर देती है वही लोग थे हेना सहित एज अ गार्ड कंसंट्रेशन कैंप में। हेना के ऊपर जो दूसरा चार्ज लगा था वो था पुराने प्रिजनर्स को मारना ताकि नए प्रिजनर्स के लिए जगह बने और कैंप ओवरक्राउडेड ना हो। हेना के बाकी साथी झूठ बोलते हैं लेकिन वो सच बता देती है और कहती है वो सब ऐसा ही किया करते थे। एक गार्ड 10 प्रिजनर्स को रैंडमली चूज करते थे और 6 गार्ड टोटल में 60 प्रिजनर्स को हर महीने एग्जीक्यूट करने के लिए। इलेना कहती है हेना का प्रिजनर्स चूज करने का तरीका बाकियों से अलग था। हेना मारने के लिए फिजिकली वीक प्रिजनर को चूज करती थी, जैसे उसने फिजिकली वीक माइकल को मूवी के स्टार्टिंग में हेल्प किया था। माइकल ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इलेना कंटिन्यू करती है और कहती है हेना मोस्टली यंग गर्ल को चूज करती थी, अपने पास रखती थी और खिलाती पिलाती भी थी। हेना उन सब से कुछ ना कुछ पढ़वाती थी और सुना करती थी। हेना के ऐसे बिहेवियर से बाकी सब उसको एक सेंसिटिव काइंड गार्ड के तरह मानते थे, लेकिन हेना को जो पढ़ के सुनाते थे लास्ट में हेना उन्हीं को ही मरने के लिए भेज देती थी। इलेना के माँ उस रात चर्च में क्या हुआ था वो बताने लगती है। वो कहती है उन लोगों को उस रात चर्च में रहने का मौका मिला था और सब इसके लिए खुद को भाग्यशाली ठान रहे थे, लेकिन एरियल बॉम्बिंग के वजह से चर्च का रूफ कोलैप्स हो गया और हर तरफ आग ही आग जलने लगा। प्रिजनर्स भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सारे दरवाजे लॉक्ड होने के कारण से वो लोग ऐसा नहीं कर पाए। सारे एसएस गार्ड्स इंक्लूडिंग हेना के पास पावर था, अगर वो लोग चाहे तो एग्जिट डोर अनलॉक करके प्रिजनर्स को भागने दे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया और सबको उधर ही जल के राग होने दिया। इस हादसे में सिर्फ 2 प्रिजनर्स सरवाइव किए, इलाना और उसकी माँ। ये सब इलाना की माँ रोते हुए कोर्ट में बता रही है। अब सेमिनार क्लास 2 ग्रुप में बट गया था। माइकल हेना को इनोसेंट प्रूव करने के चक्कर में था, जबकि एक लड़का बहुत ही गुस्सा था उन लोगों के ऊपर और बोल रहा था उन लोगों ने ऐसा होने ही क्यों दिया।
माइकल खुद कैंप्स विजिट करता है ताकि उसको वहाँ पे कुछ मिल सके जो हेना के फेवर में हो, लेकिन उसको वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। अब यहाँ पे कोर्ट में पेश था एक रिपोर्ट जिसमें सारे दोषी का सिग्नेचर था और लिखा हुआ था उन लोगों को ऐसा कोई भी आग के बारे में मालूम नहीं, जो कि सरासर झूठ था। ऊपर से हेना के सारे दोस्त उसके ऊपर आरोप थोप देते हैं और कहते हैं इंचार्ज में हेना थी और उसी ने ही प्रिजनर्स को मरने दिया। जज पूछ रहे थे तुमने गेट खोला क्यों नहीं, जिसमें हेना कहती है अगर गेट खोलते तो केओस फैलता और गेट ना खोलने का डिसीजन भी हम सब ने मिलके ही लिया था, ना कि अकेली उसने। बट उसके दोस्त उसको ही दोषी ठहराते हैं। जज डॉक्यूमेंट पेश करते हैं जिसमें हेना का सिग्नेचर था, फिर भी हेना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर देती है और कहती है किसी ने उसका सिग्नेचर चोरी किया होगा। लेकिन जब जज हेना को कुछ लिखने के लिए आग्रह करते हैं ताकि रिपोर्ट के सिग्नेचर के साथ मैच करा सके, हेना अचानक से सब कुछ कबूल करने लगती है और कहती है उसने ही रिपोर्ट लिखा था और ऑथोराइज भी किया था गेट बंद रखने के लिए। ये सब सुनते ही कोर्ट में हल्ला होने लगता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे हेना का एक सीक्रेट। माइकल को पता चलता है हेना इलिटरेट है, यानी उसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता, इसलिए उसको माइकल द्वारा रिसाइट किए हुए बुक सुनने में मजा आता था। माइकल प्रोफेसर ट्रॉल को बताने की कोशिश करता है बिना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दिए कि कोई जानबूझ के अपना सच्चाई को छुपा रहा है। हेना ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोगों को उसके इलिटरेसी के बारे में पता चले। माइकल अब ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता जब कोई डिफेंडेंट्स जानबूझ के अपने सच्चाई को छुपाना चाहे और सजा लेना चाहे, तो ये इम्पॉसिबल बन जाता है कि कोई उसको बचा सके। हेना को 300 लोगों के मर्डर के केस में आजीवन कारावास हो जाता है, जबकि उसके सहेलियों को कुछ साल का। अब माइकल भी लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हो जाता है और एक सक्सेसफुल लॉयर बन गया है। माइकल एक यंग महिला से शादी करता है और उसकी एक बेटी भी है, यूलिया। भले ही माइकल के जीवन में सब कुछ हो, वो इमोशनली फुलफिल नहीं है। माइकल का शादी भी टूट जाता है और उसकी बीवी उससे अलग हो जाती है, इसलिए वो अपने बेटी से कभी कभार मिल पाता है। माइकल को पुराने बुक्स और नोट्स मिलते हैं जो उससे हेना के साथ हुए अफेयर वाले समय का याद दिलाता है। माइकल हेना के बारे में पता लगाता है और कुछ टेप रिकॉर्डर्स भेज देता है। जैसे ही हेना रिकॉर्डर में आवाज़ सुनती है वो समझ जाती है ये माइकल ने ही भेजा है। माइकल अभी अलग अलग बुक्स और कई सारे स्टोरी को रिसाइट कर करके रिकॉर्डिंग भेजना शुरू कर देता है और हेना भी खूब उत्सुकता से उसको सुनती है। अब हमें तो पता ही है हेना को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो हेना माइकल के द्वारा भेजे हुए टेप्स और प्रिजन लाइब्रेरी के बुक के मदद से खुद को पढ़ना लिखना सिखाती है। वो माइकल को लेटर लिखती है, लेकिन माइकल ना तो उसको कभी विजिट करता है ना ही लेटर का रिप्लाई। हेना उसको लेटर लिखती रहती है जैसे उसको कैसे कैसे किताबें सुनना है। माइकल उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो भेज देता है, लेकिन कभी भी लेटर का रिप्लाई नहीं करता। 1988 में माइकल को प्रिजन वार्डन कॉल करती है और बूढ़ी हेना के लिए कुछ इंतजाम करने के लिए आग्रह करती है, क्योंकि अब वो रिहा होने वाली है और शायद हेना का कांटेक्ट बस उसी से ही है। वो ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है। माइकल हेना के लिए अपार्टमेंट और जॉब ढूंढ देता है और इतने सालों के बाद वो हेना को मिलने के लिए चले जाता है। ये लोग एक दूसरे को काफी सालों बाद देख रहे हैं और ये सीन भी काफी अच्छा है। माइकल हेना को उस इंसिडेंट के बारे में पूछता है जिसमें हेना कहती है ट्रायल के पहले उसको कभी भी उसके बारे में याद नहीं आया, लेकिन अभी वो बस उसी घटना को सोचती रहती है। जैसे ही माइकल वहां से निकल जाता है, हेना सुसाइड कर लेती है। माइकल हेना के रिलीज के दिन उससे मिलने जाता है, लेकिन पता चलता है वो मर चुकी है और उसने एक लेटर और एक टी टिन छोड़ा है जिसमें कुछ कैश है। हेना चाहती थी उसका पूरा लाइफ सेविंग्स एसविच के कोई प्रिजनर्स को मिले जिसका वो गार्ड हुआ करती थी। माइकल हेना के इच्छा अनुरूप इलेना को वो पैसा देने के लिए न्यूयॉर्क चला जाता है। वो इलेना को हेना के साथ बने अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। माइकल कहता है हेना ज्यादातर अपने जीवन काल में अनपढ़ रही और सुसाइड नोट में लिखा था वो सब चीजें इलेना को मिल जाए। इलेना ये सब नहीं रखना चाहती, तो दोनों इस पैसे को किसी ऑर्गेनाइजेशन को देने का समझौता करते हैं जो पार्टिकुलरली ज्यूइश लोगों को इलिटरेट करने में मदद करे। टी टीन को इलेना रखने वाली है क्योंकि जब उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया था उसके पास भी एक ऐसा ही टीन हुआ करता था।
अब 1995 प्रेजेंट डे में माइकल अपने बेटी से रियूनाइट हो जाता है जो 21 साल की हो चुकी है। माइकल मानता है वो पेरेंटिंग के केस में फेल हुआ है। माइकल अपने बेटी को वही चर्च ले जाता है जहाँ पे 40 साल पहले हेना और माइकल ने बाइसाइकिल टूर किया था, अगर आपको याद हो तो। माइकल हेना का ग्रेव दिखाते हुए अपने बेटी को हेना का पूरा कहानी बताने लगता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। होप आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया और यहाँ तक देख ही चुके हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद।